हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है मौसम वर्ड की डेफिनेशन के साथ में कि मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। आप सभी को पता है कि चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के पर्सपेक्टिव में। फिर भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी हुई है। भारत में प्रमुख मौसम होते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, मतलब सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम, मतलब गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, मतलब वर्षा का मौसम। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, मतलब शरद मौसम होता है। तो सबसे पहले शीत ऋतु की बात की गई है। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो है वो कम हो जाता है। अगर आपने इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हमारे इंडिया में, मतलब दिसंबर से फरवरी तक हमारे यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, उस समय सूर्य की किरणें जो हैं वो दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा है वहां पर सीधी पड़ती है। मतलब दक्षिण गोलार्ध में जब गर्मी है तब हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो लू किसे कहा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इसको लेकर के पूछ लेते हैं। तो दिन के समय गर्म और शुष्क पवन जो बहती है उसको लू बोलते हैं। नेक्स्ट बात की गई है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम की। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वो अपने साथ में नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु। इस समय पवन जो है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। इसमें भारत के दक्षिणी भाग, मतलब विशेषकर अगर हम देखें तो तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। मतलब ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ से स्थल भाग से जब पवन इस तरीके से लौट रही होती है तो यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहां पर वर्षा इस टाइम देखने को मिलती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा, मतलब कुछ समय के लिए जो मौसम है वो इस तरीके का है, उसको तो हम बोलेंगे मौसम। लेकिन एक लंबे समय तक जिस तरीके की मौसम की जो औसत दशा है उसको हम बोलते हैं किसी स्थान पर जलवायु। तो भारत की जलवायु को अगर हम डिवाइड करें तो मोटे तौर पर भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फिर भी जो कोशिश की जा रही है कि सिंचाई के जो साधन हैं उनको प्रोवाइड करवाया जा सके, जो नहरों का पानी है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। लेकिन मैक्सिमम अभी भी जो हमारी कृषि है वो निर्भर करती है वर्षा के पानी पर, जिसीलिए यहाँ पर जो है वो कृषि को भारत में मानसून का जुआ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी भी स्थान की जो जलवायु है वह उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। मतलब किसी स्थान पर किस तरीके की जलवायु है वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। इसलिए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा कि भारत में भौगोलिक विविधता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण हमारे भारत में जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की जलवायु भी हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर जो है वो बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वो न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्री तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर मेघालय की अगर आप लोकेशन देखोगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो भाग है इंडिया का वहाँ पर लोकेटेड है इस तरीके से। ये मेघालय है। यहाँ पर 3 जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, उनकी लोकेशन ही इस तरीके से है कि उनमें जो है
वो वर्षा की या मानसूनी जो पवनें हैं उनको इस तरीके से ट्रैप कर लेती हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वर्षा देखने को मिलती है। अब बात की गई है कि भारत में किस तरीके की प्राकृतिक वनस्पति है, तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जो हैं उनको देखते हैं। हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग तरीके की वनस्पति पाई जाती है। अगर इसमें देखो प्राकृतिक वनस्पति की जो डेफिनेशन देने की ये कोशिश की गई है कि बिना मनुष्य की सहायता से जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ओके, अब जलवायु जो है वो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जलवायु, जिस कारण से जो वनस्पति है उसमें भी हमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें वनों की, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमें वनों से मिलती है। तो इसके बारे में आप हमारी जो साइंस की बुक है 7th क्लास की, उसको आप जाकर के रीड कर सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसके तहत पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 का यूज करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हमारी पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो पेड़ पौधों की हमें इसलिए आवश्यकता है कि जो भी गैस है, जैसे CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा होने लग गया है औद्योगिकरण की वजह से, तो वो जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और ज्यादा से ज्यादा CO2 को यूज करेंगे और O2 जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। तो ये एक बेसिक रीजन है। इसके अलावा वनों की या मीन्स पेड़ पौधों की हमें और भी अदर पॉइंट्स की वजह से भी जरूरत होती है। तो इसमें वो जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। वन हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जो है वो वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी उसके लाभ हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो हमें क्या करना चाहिए कि पेड़ पौधों की जो अंधाधुंध कटाई की जा रही है उसको हमें रोका जाना चाहिए। इसके अलावा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। और ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अलग अलग एरिया में इसको लेकर के पंचायत लेवल पर या अलग लेवल पर जो है वो कोशिश की जाती है कि पेड़ों के महत्व को बताया जाना चाहिए। बेसिक बात यह है कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें इंसर्ट होना चाहिए कि जो भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं उनके एक तरीके से उनके रखरखाव, उनकी सुरक्षा को किस तरीके से हमारी जो पीढ़ी है वो बनाए रखे। तो एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो उसका होना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि पेड़ पौधों की क्या लाभ है, पूरे की पूरी इमेज के थ्रू जो भी बेसिक चीजें हैं पेड़ों से जो हमें मिलती हैं और पेड़ों को क्या क्या महत्व है वो सब कुछ यहाँ पर आपको बता रखा है। ये वनों के उपयोग को आप इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट बात की गई है वन्य प्राणी की। अब वन है तो वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट जो वन्य जीव हैं उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो भी वहां पर अदर नेशनल पार्क है वहां पर ये पाए जाते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी बहुत सारी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि आपके एरिया में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और करैत प्रमुख है।
वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है, ताकि इनको हम बचा सके। और इनके ऊपर देखो, इस तरीके की परियोजना जब लागू की जाती है तब देखने को ये मिलता है कि पहले इस जानवर की, इस एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन टाइम के साथ में डिग्रेड हुई है, क्योंकि उनको बहुत सारी थ्रेट मिली होगी। थ्रेट में अगर हम बात करें तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मेजर इशू बनता जा रहा है। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारे वन है, वो टाइम के साथ में उनको काटा जा रहा है। काटा जाएगा तो जंगली जीव जो है वो वहाँ से निकल करके मानव की बस्तियों में आएंगे। जब मानव की बस्तियों में आएंगे तो मानव इसको रोकने का प्रयास करेगा, जिससे इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। संघर्ष होने की वजह से ये इशू जो है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि जनसंख्या बढ़ने से जो जंगलों की संख्या कम होती जा रही है, और कृषि के लिए जो मिट्टी का या मृदा का उपयोग करने के लिए जो जंगलों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से मानव जानवर संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पोचिंग जैसे इशू जो है, जिसमें अवैध तरीके से मारा जाता है इन जानवरों को, क्योंकि इनके जो भी शरीर के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनको बेचा जाता है, जैसे कि इनकी स्किन। हाथियों में बात करें तो उनके दांत, क्योंकि उनके बहुत सारे आभूषण बनते हैं, बहुत सारे वस्त्र बनते हैं। तो ये रीजन होते हैं कि पोचिंग जो है वो भी एक मेजर इशू है। तो इन सभी को हमें सोल्व करना चाहिए, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जानवर हैं उन सभी को उनकी रक्षा करने के लिए, या उनकी जो संख्या है उसको बनाए रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये वन्य जीवन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू शो कर रखा है कि कौन कौन से जो जानवर है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। जानवरों के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने जो पदार्थ हैं उनको खरीदने से आप इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ की एक तरीके से कटिंग आपको शो कर रखी है कि रेगुलर बेसिस पर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इस तरीके के जो इशू हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो चीता है, जो पहले जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती थी, लेकिन फिर वो जो है 1947 में उसकी जो लास्ट जो नंबर थे, या लास्ट जो चीता कैटेगरी से बिलोंग करते वाले जो एनिमल थे उनको मार दिया गया। चीता जो है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दी गई 1952 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने दोबारा से इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि चीता को इंडिया में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसमें जो एशियाटिक चीता है उसके लिए पहले कोशिश की गई थी कि एशियाटिक चीता में जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी कम है और ईरान में ही पाई जाती है, 40 से 50 पॉपुलेशन है एशियाटिक चीता की। तो इंडिया ने फोकस किया अफ्रीकन चीता के ऊपर, और अफ्रीकन चीता जो है उसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, IUCN में भी उसका स्टेटस अच्छा है। तो अफ्रीकन चीता जो है वो इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में जो है रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जिन जानवरों की पॉपुलेशन समय के साथ में डिक्रीज हो रही है उनके ऊपर स्पेसिफिक हमें फोकस करना चाहिए, ताकि उनको हम बचा सके। तो यह हमारा इस बुक का चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। इस बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैप्टर नंबर 1 से 8 तक इसको देखिए, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो सके, और जो हम फिर इसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक कवर करेंगे उसको लेकर के एक बेसिक फाउंडेशन जब आपका क्लियर होगा तो वो बुक्स आपको अच्छे से रिलेट हो पाएंगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।